नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने विज्ञापन एजेंसियों को सैरोगेट विज्ञापनों से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के खिलाफ याचिका को खारिज किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर शोक व्यक्त किया। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की प्रगति की समीक्षा की। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने विज्ञापन एजेंसियों को सैरोगेट विज्ञापनों से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्र का ये निर्देश तब आया है जब कुछ अल्कोहल और तंबाकू ब्रांड सैरोगेट विज्ञापन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। ये देखा गया है कि म्यूजिक सीडी, क्लब सोडा आदि की आड़ में कई अल्कोहल युक्त पेय का विज्ञापन किया जा रहा है। इसी तरह सौंफ और इलायची के विज्ञापन के बहाने चबाने वाले तंबाकू और गुटखे के उपभोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, इनमें से कई ब्रांड विज्ञापन के लिए प्रमुख हस्तियों को माध्यम बना रहे हैं, जिनका युवाओं में विशेष प्रभाव है और इस तरह युवाओं को भी भ्रमित किया जा रहा है। भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम 2022 के तहत सैरोगेट विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दिशा निर्देश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किए हैं। इनके दो उद्देश्य हैं। सबसे पहली बात तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं को निराधार दावों, बढ़ा चढ़ाकर किए गए वादों, गलत सूचना और झूठे दावों के जरिए धोखा नहीं दिया जाए। सैरोगेट विज्ञापन एक ऐसे उत्पाद के विज्ञापन की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों के विज्ञापन को कानून द्वारा प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया होता है। इसकी बजाय विज्ञापन दाता ऐसे विज्ञापन बनाते हैं जो एक ब्रांड बनाने में मदद करते हैं। इस आड़ में वास्तविक उत्पाद का नाम लिए बिना अप्रत्यक्ष रूप से उसे एडवर्टाइज किया जाता है। ये विज्ञापन 1990 के दशक के मध्य में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, केबल टेलीविजन नियम 1994 के साथ लागू होने के बाद प्रसारित होने लगे थे। इसके तहत शराब, तंबाकू और सिगरेट के प्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के कई अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और संभावित असुरक्षित उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार। अगली खबर ड्रग्स पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के खिलाफ याचिका को खारिज किया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के कुछ प्रावधानों को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग्स यानी मादक द्रव्यों के व्यक्तिगत उपभोग को गैर आपराधिक ठहराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा था कि ड्रग्स उपभोग को आपराधिक बनाने से सामाजिक कलंक को बढ़ावा मिलता है। इससे ड्रग्स के उपयोग से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के उपचार में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि एनडीपीएस अधिनियम में कहीं भी भांग का प्रतिबंधित पेय या प्रतिबंधित ड्रग्स के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम मादक पदार्थों और उनकी तस्करी से संबंधित मुख्य कानून है। अधिनियम के अलग अलग प्रावधान प्रतिबंधित मादक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, रखने, उपभोग, खरीद, ले जाने और उपभोग आदि को दंडित करते हैं। ये कानून केंद्र सरकार को व्यसनी व्यक्ति की पहचान, उपचार के बाद की देखभाल, पुनर्वास और निवारक शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करता है। एनडीपीएस कानून के प्रशासन और प्रवर्तन से जुड़ी सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। हालांकि एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ी और भी चिंताएं हैं, जैसे कि अधिकतर मामले मादक द्रव्यों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों की बजाय इनका उपभोग करने वालों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यसनी का अनिवार्य उपचार किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नशीली दवाओं के उपभोग से जुड़े अपराध अस्पष्ट हैं।
अगली खबर भारत में अपराध से संबंधित है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की है। एनसीआरबी की ये वार्षिक रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लेकर आर्थिक और वित्तीय अपराधों से जुड़े आंकड़ों का संकलन है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं। इसके मुताबिक कुल मिलाकर वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में दर्ज अपराधों की संख्या में 7.6% की गिरावट देखी गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर वर्ष 2020 के 487.8 अपराध से घटकर वर्ष 2021 में 445.9 अपराध रह गई थी। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल करने की दर बढ़कर वर्ष 2021 में 93.5% हो गई थी, जबकि वर्ष 2020 में ये दर 90% थी, यानी एक वर्ष में 3.5% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में और भी कई निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 14.3% की वृद्धि हुई है। कार्यस्थल पर और सार्वजनिक परिवहन के दौरान महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा साइबर अपराध से जुड़े मामलों के तहत नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2021 में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। ये वर्ष 2020 की तुलना में 5% ज्यादा और वर्ष 2019 की तुलना में 15% से भी अधिक हैं। साइबर अपराध के 70% से अधिक मामले तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2021 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर साइबर अपराध से जुड़े औसतन 3.9 मामले दर्ज किए गए थे। साइबर अपराध से मतलब है कि कंप्यूटर का उपयोग करके गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देना। इनमें धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बौद्धिक संपदा की तस्करी, पहचान से जुड़ी जानकारियों की चोरी करना या फिर निजता का उल्लंघन करना शामिल है। और इसी संदर्भ में साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी सिनर्जी का आयोजन किया गया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्टिन ने सिंगापुर के ऐसे ही संगठन के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है। सर्टिन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों और उपायों का आकलन करना, उन्हें साझा करना और उनमें सुधार करना था। ये रणनीतियां रैनसमवेयर हमलों और साइबर के माध्यम से जबरन वसूली के खिलाफ नेटवर्क को लचीला बनाने से संबंधित है। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा था। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के माध्यम से भारत कर रहा है। और अगली खबर माइटी से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए ग्लोबलाइज टू लोकलाइज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने तैयार की है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत वर्ष 2025-26 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्य और $120 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रिपोर्ट ने प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से सहायक उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारत में एक प्रतिस्पर्धी घरेलू परिवेश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो आइए बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में। भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.4% का योगदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग $76 बिलियन की विनिर्माण अर्थव्यवस्था है। ये उद्योग $16 बिलियन मूल्य का निर्यात भी करता है। साथ ही अगले वर्ष 21 से $25 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एक क्षेत्रक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ष 2022 में भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्रक था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 के $29 अरब से बढ़कर वर्ष 2020-21 में $67 अरब हो गया था। ये 2.3 गुना वृद्धि दर्शाता है। आपको बता दें कि मोबाइल फोन भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा एकल घटक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना, औद्योगिक भूमि बैंक पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अर्धचालक विनिर्माण प्रोत्साहन योजना यानी स्पेक्स।
और अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक भारत के विदेश संबंधों पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर शोक व्यक्त किया। मिखाइल गोर्बाचेव वर्ष 1985 से वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन तक यूएसएसआर के नेता थे। वे एक युवा और ऊर्जावान सोवियत नेता थे। वे नागरिकों को स्वतंत्रता देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार करना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले ग्लासनोस्त की नीति अपनाई। ये खुलेपन की नीति थी। इसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, उन्हें सरकार की आलोचना करने की अनुमति देना आदि शामिल था। इन अधिकारों को पूर्व में सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा उनका पेरेस्ट्रोइका या पुनर्निर्माण नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रम काफी चर्चित रहा। ये कार्यक्रम आवश्यक हो गया था क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था छिपी हुई मुद्रास्फीति और आपूर्ति की कमी दोनों का सामना कर रही थी। उन्हें वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने वाले सुधारों के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है। शीत युद्ध की अवधि सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच गहरे तनाव की अवधि रही है, विशेष रूप से अमेरिका के बीच। उनके कार्यकाल में प्रेस और कलात्मक गतिविधियों से जुड़े समुदायों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौता किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते ने पहली बार परमाणु हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त कर दिया था। मिखाइल गोर्बाचेव के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध रहे। गोर्बाचेव के राष्ट्रपति काल के दौरान भारत को कुछ अत्याधुनिक सैन्य तकनीकें प्रदान की गई थी। इनमें मिग-23 लड़ाकू विमान, मिग-29 इंटरसेप्टर विमान, T-72 टैंक आदि शामिल थे। आपको बता दें कि सोवियत संघ से लीज पर परमाणु पनडुब्बियां प्राप्त करने वाला भारत तीसरी दुनिया का सबसे पहला देश था। वर्ष 1986 में उन्होंने भारत के साथ दिल्ली घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए थे। इसमें पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था और महात्मा गांधी के अस्त्र अहिंसा की अवधारणा को दोहराया गया था। वर्ष 1988 में उन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण एवं जैव विविधता पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। ये MOU जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में मदद करेगा। इससे वन, वन्यजीव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इसमें और भी कई मुद्दे शामिल होंगे, जैसे कि वन्यजीव गलियारों को फिर से खोलना, परस्पर जुड़े क्षेत्रों को फिर से बहाल करना, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। आपको बता दें कि भारत में नेपाल से लगे सीमा पारीय संरक्षित क्षेत्र हैं। कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र ये भारत और तिब्बत की सीमा के निकट नेपाल के पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। इसके अलावा तराई आर्क लैंडस्केप ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे भारतीय राज्यों और नेपाल की निचली पहाड़ियों के क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा है पवित्र हिमालयी भू परिदृश्य। इसका 74% क्षेत्र नेपाल में, 25% सिक्किम में और शेष 1% भूटान में स्थित है। आपको बता दें कि ट्रांसबाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया पूर्वी हिमालय का अन्य सीमा पारीय भू परिदृश्य है। ये भूटान को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार सीमा पार संरक्षण क्षेत्र भूमि या समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है जो एक या अधिक देशों की सीमा में विस्तृत होता है। साथ ही इन क्षेत्रों के घटक भाग कानूनी या अन्य प्रभावी माध्यमों से जैव विविधता के संरक्षण और रखरखाव के प्रति समर्पित होते हैं। सीमा पार संरक्षित क्षेत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लंबे समय तक प्रजातियों की न्यूनतम आबादी को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। संरक्षण प्रबंधन के तहत क्षेत्र के आकार में वृद्धि करके अधिक से अधिक पारिस्थितिक अखंडता बनाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बनाए रखता है या उसे मजबूत करता है। साथ ही सीमा पार व्यापार और पर्यटन योजना में सहयोग बढ़ाता है और इससे सांस्कृतिक विरासत को लाभ भी पहुंचता है, क्योंकि कई संरक्षित क्षेत्रों और बड़े संरक्षण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। G33 या फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स कृषि में विकासशील देशों का एक गठबंधन है। ये गठबंधन विकासशील देशों के लिए कृषि बाजार को सीमित रूप से खोलने के लिए लचीलेपन पर बल देता है।
इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध के बावजूद विश्व व्यापार संगठन में मिलकर काम कर रहे हैं। इसने खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर WTO की वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए विशेष नियम प्रस्तावित किए हैं। उदाहरण के लिए विकासशील देशों को अपने कृषि बाजारों तक प्रतिबंधित पहुंच को सुनिश्चित करने की अनुमति देना। और आइए अब बात करते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की, यानी PLFS। PLFS के अनुसार इस वर्ष की जून तिमाही में भारत की हेडलाइन शहरी बेरोजगारी दर 7.6% थी। ये दर पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। PLFS को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आरंभ किया था। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। PLFS के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह की अल्पकालिक अवधि में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना, प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS के आधार पर रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक यानी ICI आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक को जारी किया है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का एक संलग्न कार्यालय है। ये 8 प्रमुख क्षेत्रक संबंधी उद्योग हैं: रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये उच्चतम से निम्नतम भारांश का क्रम है। आपको बता दें कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में शामिल कुल मदों में इनका भारांश 40.27% है। ये 8 उद्योग व्यापक अर्थव्यवस्था के संचालन में आवश्यक बुनियादी और मध्यवर्ती घटक हैं। इसलिए इन उद्योगों के स्वास्थ्य का आकलन अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में मौलिक समझ प्रदान करता है। अगला टॉपिक है चिनूक हेलीकॉप्टर। अमेरिकी सेना ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये फैसला चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने के खतरों को देखते हुए लिया गया है। चिनूक एक मल्टी रोल और वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग सैनिकों, तोपखाने, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मानवीय और आपदा राहत कार्यों में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग राहत संबंधी आपूर्ति के परिवहन और शरणार्थियों की व्यापक पैमाने पर निकासी जैसे मिशनों में भी किया जाता है। ये दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण उपकरण जैसी भारी वस्तुओं को पहुंचाने की क्षमता से युक्त है। इसे वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और आइए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। पाकिस्तान अपने हालिया इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के 150 जिलों में से लगभग 110 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ आने के कारणों में शामिल है मॉनसून के दौरान असामान्य वर्षा, क्योंकि इस बार जून के अंत से ही लगातार वर्षा हो रही है और पाकिस्तान ने पहले कभी मॉनसून का एक ऐसा निरंतर चक्र का अनुभव नहीं किया है जिसमें लगभग 8 सप्ताह तक लगातार तेज वर्षा हुई हो। इसके अलावा मानव जनित जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का पिघलना। पाकिस्तान में 7200 से ज्यादा हिमनद हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के बाहर मौजूद हिमनदों की ये सर्वाधिक संख्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान ने कई हिमनदों के पिघलने की दर को बढ़ा दिया है और इसी वजह से नदियों और जलधाराओं के जलस्तर में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका लक्ष्य पोषण संबंधी जागरूकता का प्रसार करना है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण माह को पोषण पंचायतों के रूप में शुरू करना है। इसके तहत मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों में कुपोषण की स्थिति का समाधान करना है। इसमें पोषण संबंधी अच्छी आदतों और सकारात्मक व्यवहारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके द्वारा संवेदनशील बनाने संबंधी अभियान, आउटरीच कार्यक्रमों और शिविरों के माध्यम से पोषण के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी।
अगली खबर है पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट। यूक्रेन के जापोरिजिया विद्युत संयंत्र में न्यूक्लियर आपदा की आशंका है और इसी वजह से यूरोपीय संघ ने इस संयंत्र के आसपास निवासियों को विकिरण रोधी टैबलेट की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। KI टैबलेट यानी पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट विकिरण के संपर्क में आने पर कुछ संरक्षण प्रदान करती है। इनमें गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है। ये थायराइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण और संकेंद्रण को रोकने में मदद कर सकती है। KI टैबलेट थायराइड ब्लॉकिंग की स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करती है। KI में थायराइड ग्रंथि पहले से मौजूद गैर रेडियोधर्मी आयोडीन से पूर्णतः भर जाती है और इस तरह से थायराइड ग्रंथि अतिरिक्त रूप से रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित नहीं करती। पर्युषण पर्व को 8 दिनों तक श्वेतांबर जैन और 10 दिनों तक दिगंबर जैन मनाते हैं। इसे 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व को दैनिक उपवास, पाप स्वीकारोक्ति और अंतर्ध्यान की अवधि के रूप में मनाया जाता है। संवत्सरी पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन जैन समुदाय सभी जीवित प्राणियों के साथ जानबूझकर या अनजाने में उनके द्वारा किए गए पापों और दोषों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। अनंत चतुर्दशी पर्युषण पर्व का 10वां दिन होता है। ये दिन वासु पूज्य और निर्वाण प्राप्त करने के रूप में मनाया जाता है। नुआखाई जुहार। प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये चावल के नए सीजन के स्वागत के लिए एक त्योहार है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये गणेश चतुर्थी त्योहार के अगले दिन अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण हस्ती की, पुलिथेवर। ये एक तमिल योद्धा और पश्चिमी पोलीगारों के नेता थे। इन्होंने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के खिलाफ विद्रोह किया था। ये दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभिक विरोधियों में से एक थे। कुछ लोग उन्हें भारतीय इतिहास में ऐसे पहले शासक के रूप में मानते हैं जिन्होंने वीरतापूर्ण प्रतिरोध से विदेशियों को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।